नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 3 जनवरी यानी कि 3 जनवरी और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर हम लोग चर्चा करें। लेकिन उसके पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कल जो है परसों जो है हमने एक वीडियो अपलोड किया था कि यूपी पीसीएस के जो बदलता हुआ पैटर्न है दरअसल पीसीएस एग्जाम्स का, उसको हम लोग बेसिकली कैसे टैकल करें, यानी कि कैसे किस तरीके से हम उसको जो है अपने पढ़ाई को करें। तो वो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो उस वीडियो को आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, और अगर आपने देख लिया है या देख लेंगे तो उस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए बिना देरी के आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले बेसिकली अभी हम लोगों ने इसमें रिवीजन सीरीज नहीं लगाया है, तो कल से हम लोग कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से हम लोग पहले करंट अफेयर्स में रिवीजन पहले कर लेते थे लास्ट डे का, ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग पहले रिवीजन कर लिया करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हुआ करेंगे उसको मैं जहां पर मेंशन कर दिया करूंगा ताकि आप उसका रिवीजन कर लिया करें, ठीक है। तो अभी 3 दिन तो रिवीजन हमने नहीं डाला है, लेकिन कल से जो वीडियो आपको आएगा उसमें हम लोग क्या काम करेंगे, पहले जिस तरीके से हम लोग रिवीजन करते थे एक दिन पहले का, उसको हम लोग करेंगे, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को देखेंगे, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। खैर, बाकी ये करंट अफेयर्स मैंने पहले भी कहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके, खासकर यूपी पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के जितने भी एग्जाम्स होते हैं अदर स्टेट्स के, चाहे बीपीएससी हो, सीजीपीएससी हो, एमपीपीएससीएस हो, इसके अलावा वनडे एग्जाम्स जितने आरओ के एग्जाम, कोई भी एग्जाम होता है, आपका करंट अफेयर्स जो हमारा होता है वो क्या होता है, बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो प्लीज आप लोग जरूर देखा करिए इसको, ठीक है। चलिए आइए, कल हमने आपसे पूछा था कि राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया, वह किस देश के राष्ट्रपति रह चुके थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति वो पहले रह चुके थे, जिमी कार्टर, और उनको जो है शांति का नोबेल प्राइज भी दिया गया था, अगर आपको याद होगा। और अगर आपको याद है तो जरा मुझे बताइएगा कि जिमी कार्टर को नोबेल प्राइज शांति का किस वर्ष दिया गया था, ठीक है। ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस वर्ष उनको दिया गया था, ठीक है। चलिए अब देखो, एक टॉपिक हमारा चर्चाओं में पहला क्या है कि अभी रामा सुब्रमण्यम जी अभी चर्चाओं में हैं, ठीक है। रामा सुब्रमण्यम जी कौन है और चर्चाओं में क्यों है, ये आज हम लोग देखेंगे। बेसिकली जो रामा सुब्रमण्यम जी हैं, इनको अभी हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। ये इसलिए जो है आपकी चर्चाओं में है और ये इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो आपकी पॉलिटी का एक सेक्शन है, और वहां पर जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है कि न सिर्फ आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के बारे में पढ़ना है, बल्कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अभी हाल ही में रामा सुब्रमण्यम जी को राष्ट्रीय मानवाधिकार यानी कि एनएचआरसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और बेसिकली ये तमिलनाडु के मन्नारगुडी में 30 जून 1958 को जन्मे, और न्यायमूर्ति बी रामा सुब्रमण्यम सर्वोच्च न्यायालय के एक प्रतिष्ठित क्या है, पूर्व न्यायाधीश हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। आपको मैं बता दूं कि जो आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं बेसिकली, या तो वो क्या हो, या तो बेसिकली वो आपके सुप्रीम कोर्ट के जो है सीजीआई रह चुके हो पहले, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हो, भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हो, या फिर वो क्या हो, वो बेसिकली या फिर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वगैरह न्यायाधीश रह चुके हो, ठीक है। तो ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है, क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपने आप में बड़ा आयोग है और इसके अध्यक्ष जो है इसी प्रकार के होते हैं, जिनकी नियुक्ति बेसिकली राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। चलिए 2019 में उन्हें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नियुक्त किया गया था। ध्यान रखिएगा कि मल्टी स्टेटमेंट के फॉर्म में आपसे प्रश्न पूछ लेगा, इसलिए अगर ये अध्यक्ष बने हैं तो इनके बारे में छोटे छोटे जो फैक्चुअल डेटा है वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नहीं पता होगा, खाली आप ये पढ़ के चले गए कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं, आपने कहा कि रामा सुब्रमण्यम जी, इतना आपने याद कर लिया। बाकी इनसे संबंधित अगर आपने पॉइंट्स नहीं आपने या पढ़े हैं, यही मल्टी स्टेटमेंट के फॉर्म में आपसे प्रश्न पूछ लेगा, और फिर कहोगे सर जी पेपर तो पैटर्न जब बदल गया। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आपने डीप नॉलेज रखी है, अगर आपने चीजों को अलग अलग एंगल से अगर आपने पढ़ा है, पेपर पैटर्न कैसा ही पीसेस क्यों ना बना दे, आप प्रश्नों को कर पाने की क्षमता रखते हैं। ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है, ठीक है। तो उन्हें 2000 अब यही स्टेटमेंट कूट के फॉर्म में आपसे पूछ लेगा, लेकिन चूंकि आप नहीं पढ़े रहोगे तो हक्का बक्का हो जाओगे, है ना, यही होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सभी चीजों को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो 2019 में उन्हें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। अब मल्टी स्टेट में बना देगा, या तो ये चेंज कर देगा, वर्ष चेंज कर देगा, या फिर स्टेट चेंज कर देगा। अब आप भूल जाओगे यार कैसे क्या होगा, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक, मैंने कल भी आपसे कहा था कि जब भी आप पढ़ाई करिए फोन अपना साइड कर दीजिए, सारी चीजों को साइड करके बड़े ध्यानपूर्वक चीजों को पढ़ने का प्रयास करिएगा, ठीक है। और उसी वर्ष बाद में वे भारत के क्या हुए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी बन गए थे, यानी कि ये बेसिकली
उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किए थे, उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में बन गए न्यायाधीश। ठीक है, झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन? न्यायमूर्ति डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी NHRC यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। अभी इनको भी आपको याद रखना है, स्टेटमेंट के फॉर्म में आपसे यही प्रश्न पूछ सकता है। इसके अलावा NPCCR के पूर्व अध्यक्ष श्री प्रियांक कानूनगो पिछले सप्ताह आयोग के सदस्य के रूप में यह भी नियुक्त हुए हैं, यह भी आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा NHRC की यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, तो इसकी स्थापना आप सभी लोग जानते होंगे, पॉलिटी में भी पढ़ते होंगे। 1993 में इनकी स्थापना हुई थी, यानी कि 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना हुई थी। आयोग में एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 मानद सदस्य हैं। ठीक है, अच्छा कल एक क्वेश्चन था जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 था शायद, आई थिंक उसमें 29 स्टेट लिख गया था, आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा, 28 स्टेट हो गया था। ठीक है, तेलंगाना को जोड़ करके पहले 29 था, अभी 28 स्टेट है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, 28 स्टेट। ठीक है, ये कल शायद आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 था जो हमने कराया था, 28 स्टेट कर लीजिएगा। ठीक है, ये कई बार कंफ्यूजन होता है 28 स्टेट 29 स्टेट, हालांकि पीसीएस में नहीं पूछता, लेकिन मैं भी पूछ लेगा कभी वनडे एग्जाम में, बीएड वर्ड के जो एग्जाम होते हैं उसमें अक्सर पूछ लेता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुछ देखिए, कुछ डेटा जो होते हैं ना, कई बार क्या होता है मिसप्रिंट हो जाता है, पुराना डेटा मिल जाता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लिया करें खुद से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अध्यक्ष भारत के पूर्व न्यायाधीश या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, ये भी आपको क्या करना, ध्यान रखनी है। यानी कि क्या लिखा है कि अध्यक्ष भारत के पूर्व न्यायाधीश, या तो वो न्यायाधीश हो, ठीक है, भारत के पूर्व न्यायाधीश यानी कि सीजीआई हो, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यह फैक्ट भी आपके इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इनके अध्यक्ष के कार्यकाल की बात करते हैं तो 3 वर्ष या 70 वर्ष तक, जो भी पहले हो, क्या ध्यान रखिएगा, 3 वर्ष, ठीक है, या 70 वर्ष, ठीक है, जो भी पहले हो। ठीक है, ये इनका क्या है, इनका जो है कार्यकाल है बेसिकली। ठीक है, अगर क्या कहते हैं 3 वर्ष से पहले ही 70 साल हो चुका है तो पहले ही रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, मिनिमम 3 साल, बाकी 70 वर्ष तक जो भी पहले हो, ध्यान रखिएगा। और इसके लिए बेसिकली पहले इनका कार्यकाल दूसरा था, 5 साल का था, यानी कि पहले जो अभी संशोधन किया गया था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो संशोधन अधिनियम 2019 था, उसमें संशोधन कर करके जो इनका ये कार्यकाल है इस पर क्या किया गया, कम कर दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह आयोग में मानवाधिकारों का प्रहरी है। आप जानते होंगे कि ह्यूमन राइट्स के लिए बेसिकली ये काम करता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमारे अधिकारों का हनन होता है और हमारे अधिकारों के हनन पर जो है क्या करते हैं, ये संज्ञान लेता है। जैसे कि आपका राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया। मानवाधिकार यानी कि हमारे जो राइट्स होते हैं, अगर हमारे राइट्स का वायलेशन होता है, हमारे राइट्स का अगर हनन होता है, तो ऐसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सामने आते हैं और उस पर जो है कार्रवाई करते हैं अपने आप पे। ठीक है, यदि आपको भी लगता है कि आपके अधिकारों का कहीं हनन हो रहा है, तो आप लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अपना केस कर सकते, मतलब शिकायत कर सकते हैं। महिलाओं से संबंधित भी राष्ट्रीय महिला आयोग है, आप जानते होंगे, उत्तर प्रदेश महिला आयोग है। आप महिलाएं भी जो भी अगर आपको लगता है कि उनके अधिकारों का कुछ हनन हो रहा है, कई बार क्या होता है राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है, और ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कई बार क्या होता है कि स्वतः संज्ञान लेकर के केस जो है फाइल करते हैं। तो आप लोग भी चाहें तो अगर आपको लगता है कि आपके कुछ राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो आप आराम से शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, यह संविधान द्वारा अविनिश्चित तथा अंतरराष्ट्रीय संधियों में निर्मित व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षक, यानी कि आपके जो पर्सनल जो भी आपके राइट्स हैं, अगर उनका वायलेशन होता है तो उनका ये संरक्षक है, अपने आप में गार्जियन है, आप यूं कह सकते हैं। राइट, चलिए, बहुसदस्यीय निकाय है, कई सारे सदस्य इसमें शामिल होते हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे, यह भी आपको याद रखना है। हो सकता है आपके एग्जाम में यह भी आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे रंगनाथ मिश्र थे। इस मानव अधिकार संरक्षण, यानी कि इसे होगा, इस नहीं, इसे मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 और मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा संशोधित किया गया था। ठीक है, यह मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के तहत ही दरअसल क्या हुआ था, इनकी जो कार्यकाल है इनका कम कर दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलो, अब इसी के आधार पर आपके सामने क्वेश्चन है कि अब पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के आधार पर कौन सा से कथन सही है या है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा कि हाल ही में रामानुजन को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। देखो ध्यान से पढ़ना, ये स्टेटमेंट मैंने क्यों डाला है ऐसा, कई बार क्या होता है तुरंत आप गलती करते हो, फिर से पढ़ो। अब आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही है उत्तर, सही नहीं है, फिर से पढ़ो स्टेटमेंट को, क्या लिखा हुआ है, हाल ही में रामानुजम लिखा हुआ है,
सुब्रमण्यम नहीं लिखा, रामा सुब्रमण्यम नहीं लिखा हुआ है, रामानुजम लिखा हुआ है। और ध्यान नहीं दोगे तुरंत गलत करके चले जाओगे। ऐसे ही क्या होता है, स्टेटमेंट बना देता है आयोग, फिर आप कहोगे अरे सर जी क्या हो गया क्या हो गया। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ये नहीं सही है। ठीक है, दूसरा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष तक रह सकते हैं, 3 वर्ष तक रह सकते हैं सर को, ठीक है, या जो भी पहले हो। तो यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इस आधार पर देखिए कोट कौन सा बनेगा, केवल एक बनेगा, नहीं बिल्कुल नहीं, केवल 2, हाँ बिल्कुल सही बात है, केवल 2 ही तो सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। बाकी 1 और 2 ये भी नहीं होगा, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी रॉन्ग हो गए, और ना तो 1 ना तो 2 ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस बात खत्म। तो इस तरीके से कुछ स्टेटमेंट आपसे बना के आपके एग्जाम में पूछ लेगा। बाकी अलग अलग स्टेटमेंट और बना के पूछ सकता है कि इनके कार्यकाल को लेकर से लेकर के इनकी नियुक्ति कौन करता है, अलग अलग मल्टी स्टेटमेंट के फॉर्म में आपसे प्रश्न पूछ सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या करना है, बेसिकली रेडी करना है अपने। ठीक है, चलो बी आर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 2 है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अभी चर्चाओं में है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को जारी रखने का भी फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। और मुझे लगता है अगर गांव से संबंधित अगर आप होंगे तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बखूबी आप जानते और समझते होंगे। ठीक है ना। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी बेसिकली प्रदान कर दिया है, जिसका बजट अभी 515.61 जो है करोड़ जो है रुपए है बेसिकली। और इस निर्णय का उद्देश्य क्या है, प्राकृतिक आपदाएं जो भी होती हैं उनके खिलाफ किसानों को जोखिम कवरेज प्रदान करना है। यानी जानते होंगे आप लोग, जैसे आप अपने गाड़ी का बीमा कराते हैं, आप अपने घर का बीमा कराते हैं, इसी तरीके से फसल का बीमा होता है, ताकि अगर कोई ऐसी आपदा आ जाए, कोई ऐसा जोखिम आ जाए तो उसकी भरपाई दरअसल सरकार कर सके। तो इसीलिए ये अपने आप में बड़ी अच्छी योजना है। अगर आप गांव से संबंधित होंगे तो इस योजना के बारे में आप निश्चित रूप से जानते हो, अगर नहीं जानते हैं तो इसका आप लाभ ले सकते हैं, अपने घर वालों को, परिवार वालों को बता सकते हैं इस योजना के बारे में। ठीक है, तो अभी इस योजना को बेसिकली क्या किया गया है, आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 13 जनवरी 2016 को एक नई योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अनावरण किया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, जैसे कि इसी बार से योजनाएं पूछ ली गई पुरानी, और मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जितनी महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं, खासकर किसान, महिला और युवा, 3 ऐसे व्यक्ति हैं, अगर इनसे संबंधित अगर कोई मुद्दा है, ध्यान रखिएगा, योजना है तो वो योजना पुरानी से पुरानी पूछी जा सकती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो योजनाएं सभी एक लिस्ट आप लोग बना लीजिएगा। चलिए, इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत बीमित किसानों में 88% जो है छोटे और सीमांत किसान हैं, और इनमें 57% किसान अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से आते हैं। ये डेटा है, आप चाहे तो इसको जो है मेंस के प्रोस्पेक्टिव से नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि मुख्य परीक्षा की आप लोग तैयारी कर रहे होंगे पीसीएस यूपीएससी की, तो वहां पर ये सारे डेटा आप लोग नोट कर सकते हैं। एक टर्मिनोलॉजी यहां पर आ रही है, सीमांत किसान। सीमांत किसान, जरा मुझे बताओ इकोनॉमिक्स जो पढ़ने वाले, कि ये सीमांत किसान क्या होते हैं, सीमांत किसान क्या होते हैं, मुझे कमेंट करके बताओ, या अगर आप कमेंट नहीं कर सकते हैं तो अपने कॉपी में नोट डाउन करो कि सीमांत किसान क्या होते हैं। कई बार फैक्चुअल डेटा के रूप में ये आपसे प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, चलो पिछले 8 वर्षों में किसानों को बीमा योजना के अंतर्गत जो है बेसिकली 1,70,000 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। ये इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्ट है। अगर मुख्य परीक्षा में आपसे इस योजना से संबंधित या किसी अन्य किसानों की आय दुगनी करने से लेकर अगर अलग अलग प्रोग्राम अगर कुछ आते हैं तो आप इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, चलो, भारत किसानों का देश है जहां ग्रामीण आबादी का अधिकतम अनुपात क्या कृषि पर आधारित है। यह योजना उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने में मदद करेगी जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं, और खराब मौसम से उनकी रक्षा भी करेगी। सिंपल सी बात है, आपने ऋण ले रखा होगा और अगर आपदा आ गई तो सिंपल सी बात है आपका नुकसान बहुत होगा। ऐसे में अगर आपने फसल का बीमा करा रखा है तो निश्चित तौर पर उसकी भरपाई होगी और फिर आपको यह समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये अपने आप में फायदेमंद है। नेक्स्ट है, अब क्वेश्चन इस पे आ गया, ये बताओ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के आधार पर कौन से कथन सही नहीं है। देखो ध्यान रखो, फिर से मैं कह रहा हूं स्टेटमेंट यहां पर ध्यान रखो, क्या कह रहा है, सही है नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है भैया, बताओ मुझे जरा फटाफट। ये स्टेटमेंट आपको बेसिकली ध्यान रखना है। तो आइए देखते हैं स्टेटमेंट पहला क्या है, कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 को हुई थी। क्या ये सही है, सही नहीं है? नहीं, सही है अपने आप में। ठीक है, तो इसको हटा दो। और पूछा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये तो सही हो गया हमारा।
इसका संबंध किसानों की आय दुगनी करने से है, नहीं, इसका संबंध किसानों की आय दुगनी करने से नहीं है, बल्कि इसका संबंध अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में देखें तो इसका जो संबंध है बेसिकली क्या है, किसानों की सुरक्षा करने से है। ठीक है, और ये इसमें बेसिकली उत्पादन नहीं बढ़ेगा, इसमें क्या होगा कि उनकी रक्षा होगी, उनके क्या कहते हैं क्रॉप्स की, राइट। तो ये ऑप्शन बेसिकली अगर देखा जाए, हालांकि ऐसे क्वेश्चंस कई बार क्या होते हैं, डिस्प्यूटेड हो जाते हैं। ठीक है, आप बहुत लोग कहेंगे इससे किसानों की आय दुगनी हो सकती है, बेसिकली डायरेक्टली प्रत्यक्ष तौर पर किसानों की आय दुगनी करने से संबंधित ये स्टेटमेंट नहीं है, मतलब ये नहीं है, ये बेसिकली ये क्या है, एक तरीके से सेफ जोन वाली योजना है अपने आप में, ताकि किसानों की रक्षा हो सके बेसिकली। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, इसमें रॉन्ग हो जाएगा, और यानी कि इसके अनुसार कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो दो वाला सही नहीं है, तो देखो दो वाला केवल दो कहां पर है, ये है केवल दो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। बस हो गया, समझ में आ गया। तो ये कई बार क्या होता है कि आप ये स्टेटमेंट नहीं ध्यान रखते हो, कौन सा सही है, बस तुरंत थर्ड से इसको मार्क चले आओगे, ये वाला कौन सही है, एक नंबर एक, गलत हो जाएगा तुरंत। ठीक है, सॉरी थोड़ा खांसी आ रही है यार। चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक नंबर 3। महाकुंभ मेला अभी चर्चाओं में है, और डैम श्योर है कि यहां से निबंध, यहां से आपके मुख्य परीक्षा में प्रश्न और आपके ऑलरेडी प्री परीक्षा में पूछा सकता है। महाकुंभ को लेकर के बहुत जोरों शोरों से तैयारियां हो रही हैं, और होनी भी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा त्यौहार है भारत देश का अपने आप में। 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ जो है लग रहा है, कब से कब तक इसका आयोजन हो रहा है, जरा अगर आपको पता है तो मुझे बताइए। कि दरअसल प्रयागराज में खासकर जो अभ्यर्थी रहते होंगे, ठीक है, पढ़ाई करके, वो लोग जरूर से जाते होंगे। रामबाग से लेकर के नैनी वाले जो एरिया है ना, रामबाग, और इधर आपका नेहरू जो वो है क्या कहते हैं हॉस्पिटल है ना, तो वो सब लोग जाते होंगे, बादशाह चौराहा वाले ना। खैर जाया भी करिए, बहुत अच्छा है, लगता है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह पवित्र उत्सव 12 वर्षों के अंतराल पर लगता है मनाया जाता है, क्योंकि यह बेसिकली महाकुंभ अभी है ये। ठीक है, बड़ी जोरों से तैयारी चल रही है। यह मेला भारत के 4 पवित्र शहरों में लगाया जाता है, आप सभी लोग जानते होंगे। एक आपका क्या है, प्रयागराज है, एक आपका हरिद्वार है, दूसरा आपका उज्जैन है, तीसरा क्या है, नासिक है। और चारों अलग अलग स्थानों पर, 4 अलग अलग नदियों के किनारे पर, तट पर यह लगता है। और ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर मैं बात करता हूं थोड़ा सा इसके बारे में, तो आप लोग जानते होंगे जो आपका बेसिकली प्रयागराज है, क्या प्रयागराज है। अच्छा, आप लोग गांव में अगर रहते होंगे ना, तो गांव के लोग कितने अच्छे हैं, सोचिए कितने असम्माननीय व्यक्ति हैं वो लोग, वो प्रयागराज कभी नहीं बोलते हैं। ये तो अभी नाम बदला योगी सरकार ने, लेकिन उसके पहले लोग गांव में भी पहले ही इलाहाबाद को लोग क्या बोलते थे, प्रयागराज बोलते हैं। प्रयागराज नहीं बोलते थे, प्रयागराज जी बोलते हैं। अगर आपने कभी गांव में गए होंगे तो इतना सम्मान है इस तीर्थस्थल का कि लोग प्रयागराज जी बोलते हैं। सोचो, ये अपने में बड़ी सांस्कृतिक विविधता हमारे देश की है, बड़ा सम्मान है कि हम अपने शहरों को, पवित्र शहरों का नाम भी कुछ इस तरीके से लेते हैं। हालांकि इसमें पॉलिटिक्स होती है, नहीं करनी चाहिए, लेकिन प्रयागराज जी सम्माननीय शब्द है, देवताओं का तुल्य कहा गया है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। खैर, प्रयागराज के तट पर जो कुंभ लगता है, ये 3 नदियों के तट पर लगता है, आप सभी जानते होंगे। एक आपका गंगा है, ठीक है, दूसरा आपका कौन सी नदी है, यमुना है, ठीक है, और तीसरी क्या है आपकी सरस्वती है, जो कि विलुप्त मानी जाती है। और सरस्वती नदी पर कई बार क्या है, विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो प्रयागराज में जो है बेसिकली 3 नदियों के संगम जो है वहां पर लगता है। अगर यही कुंभ हम अगर हरिद्वार की बात करते हैं, बहुत सारे लोग हरिद्वार भी रहते होंगे, हरिद्वार में गंगा के तट पर लगता है कुंभ, ठीक है, आप सभी लोग गए भी होंगे। और इसके अलावा जो आपका उज्जैन में लगता है, उज्जैन में जो कुंभ लगता है वो शिप्रा नदी के तट पर जो लगता है, ये भी जानते होंगे। और नासिक में जो कुंभ लगता है, वो नासिक में कुंभ लगता है आपका किसके नदी के किनारे पर, गोदावरी नदी के तट पर। ठीक है, नोट कर लेना, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है यहां से। ठीक है, तो 4 अलग अलग स्थानों पर कुंभ लगता है, अलग अलग नदियां हैं, कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो नासिक में बेसिकली गोदावरी नदी के तट पर, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर, प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर, और हरिद्वार में गंगा के तट पर। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह मेला भारत के 4 ये हो गया, इनमें से प्रत्येक शहर भारत की पवित्र नदियों के किनारे स्थित है। ठीक है, जितने 4 शहर हैं, चारों शहर अलग अलग नदियों के किनारे स्थित है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके अलावा कब से कब तक हो रहा है आयोजन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। तो बेसिकली 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी 2025 तक ये मुख्य जो है, जो महाकुंभ है उसकी डेट है, एग्जैक्ट डेट है। ठीक है, वैसे तो मेला शुरुआत है, लोग जा रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, और ये 26 फरवरी के बाद भी लोग लगभग आराम से वहां पर स्नान करते रहेंगे। लेकिन जो मुख्य स्नान होते हैं ना, जैसे अमावस्या क्या कहते हैं, खिचड़ी पर होगा अभी, उसके बाद कुछ और स्नान हो गए, कुछ शाही स्नान होते हैं, तो मुख्य जो है दिनों में स्नान इसके होते हैं। तो कुंभ बेसिकली एग्जैक्ट जो इसकी डेट है 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी ऑफिशियल है। इसके अलावा तो वहां पर चलता रहता है। ठीक है, 24 घंटे निगरानी करने के लिए। अच्छा, एक बार अच्छी बात यह है कि इस बार हाई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है कुंभ मेला में। ठीक है,
और आपको यह भी पता होगा कि मैंने प्रश्न कराया था कि कुंभ को बेसिकली क्या किया गया है, एक नया डिस्ट्रिक्ट भी घोषित किया गया है, ठीक है, ये भी आप जानते होंगे, जिसमें 4 तहसीलें शामिल की गई हैं, ये भी हमने आपको कल बताया था, सॉरी 2 दिन पहले हमने को बताया था आपको, ठीक है। तो यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के अलग अलग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है, साफ सफाई की बड़ी प्रचुर व्यवस्था की गई, और अपने आप में ये जो कुंभ मेला होता है इतना सिस्टमैटिक बनाया जाता है कि इस पर बहुत अच्छी अच्छी रिसर्च भी हो रही है अपने आप में। बड़े फॉरेन कंट्रीज के बहुत सारे साइंटिस्ट जो है ना इस पर रिसर्च करते हैं कि इतना बड़ा सिटी अपने आप में डेवलप कर देना, इतने कम समय में वो भी डेवलप करना, और इतनी बड़ी लगभग कहा जाता है कि कई करोड़, लगभग 50-60 करोड़ जो व्यक्ति होते हैं वो स्नान करते हैं, तो अपने आप में इतनी बड़ी, मतलब सोचो कि 40-50 करोड़ लोग स्नान करते हैं, सोचो इतनी व्यवस्था बड़ी, अपने आप बड़ी बहुत बड़ी बात है, इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग्स, बड़ी बात है। और इतनी बड़ी व्यवस्था को संभालना करना, उसको वो अपने आप में जो है काबिल तारीफ चीज होती है, ऋषि के लिए पर रिसर्च होती है। और ऐसे सांस्कृतिक जो हमारे महत्व के जो त्यौहार कह लीजिए या जो भी पर्व होते हैं या मेले होते हैं, वो भारत की विविधता, एकता, अखंडता को दिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो प्रश्न इस पर आएगा, डायम श्योर भाई साहब ध्यान रखिएगा। चलो आगे आते हैं प्रश्न पर हम लोग। कुंभ त्योहार महाकुंभ, ठीक है, त्योहार के रूप में जाना जाता है, 2025 के संदर्भ में लिखित या निम्नलिखित कर दीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कौन से कथन सही नहीं है। फिर से यहां पर पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, ठीक है, फिर से स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है, सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट क्या है, यह मेला भारत के 4 पवित्र शहरों हरिद्वार, उज्जैन, इंदौर और प्रयागराज में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? फिर से पढ़ो, कंफ्यूजन वाला है। लिखा है 4 शहर, कौन कौन से, हरिद्वार, उज्जैन, इंदौर और प्रयागराज। नहीं भैया, गलत स्टेटमेंट है, इंदौर नहीं है, क्या है, नासिक है वहां पर, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये गलत हो गया। दूसरा, महाकुंभ मेला प्रत्येक 10 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है, 10 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। क्या ऐसा सही है स्टेटमेंट? नहीं सही है। दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके, गलत हैं, यानी कि 1 और 2 दोनों हो जाएगा क्या सही, यानी कि 1 भी गलत है आपका और दोनों भी क्या है आपका गलत है, यानी कि दूसरा भी गलत है। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ओके चलो, बिल्कुल सही, सी वाला आंसर, ठीक है। चलो दूसरा टॉपिक नंबर 4 है अभी, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना भी चल रही है और इसको भी हाल ही में लॉन्च कर दिया गया है। इस पर हमने ऑलरेडी आपको प्रश्न भी कराया था कि ये क्या योजना है, और आइए आगे अभी इस योजना को प्रॉपर तरीके से लॉन्च किया गया, तो अभी चर्चाओं में है। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना लॉन्च कर दी गई है। क्या है ये, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका बेसिकली है विद्यार्थियों को सिंगल सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के तहत शोध पत्रों, यानी कि जो भी रिसर्च पेपर्स उनके होते हैं, रिसर्च पेपर्स जो जर्नल्स होते हैं, आप अगर पीएचडी करते होंगे या अगर आपने एमएससी वगैरह की होगी तो आप लोग जर्नल्स और शोध पत्रों के बारे में जानते होंगे, ठीक है। और शैक्षिक सामग्री सहित व्यापक डिजिटल ज्ञान संसाधनों तक निर्बाध पहुंच उपलब्ध कराना है। विश्वविद्यालयों और आईआईटी सहित सरकारी सहायता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों के 1,80,00,000 विद्यार्थियों को इस पहल के अंग के रूप में दुनिया भर के शीर्ष जर्नल के प्रकाशित शोध पत्रों को देखने की सुविधा मिलेगी। यानी कि एक अपने आप में एक क्या रहेगा, एक टूल रहेगा जहां पर अलग अलग जर्नल्स, अलग अलग शोध पत्र और अलग अलग जो है विश्वविद्यालय और हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो है डेटा यहां पर क्या होंगे, प्रकाशित रहेंगे, यहां पर जो है कलेक्ट रहेंगे। आप वहां पर जाकर के अलग अलग शोध पत्रों को जो है नेशनल इंटरनेशनल जर्नल से लेकर के अलग अलग जो है जर्नल्स को, अलग अलग रिसर्च पेपर को आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। बड़ी योजना, अपने आप में अच्छी योजना है। इस पहल के पहले चरण के तहत विज्ञान प्रौद्योगिकी, ठीक है, यानी कि साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया आपका, अभियांत्रिकी यानी कि आपका जो है ठीक है, और मेडिसिन आपका हो गया, मैथ हो गया, प्रबंधन मैनेजमेंट हो गया, सोशल साइंस हो गया, मानव विज्ञान हो गया, ह्यूमन साइंस हो गया, और से समेत 13,400 से अधिक अंतरराष्ट्रीय जर्नलों को बेसिकली इसमें क्या हो जाएगा, किया जाएगा। यानी कि साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया आपका, ठीक है, इंजीनियरिंग हो गया आपका, मेडिसिन हो गया, मैथ हो गया आपका, ठीक है, मैथ के अलावा आपका बेसिकली क्या होगा, मैथ हो गया आपका, सोशल साइंस हो गया आपका, और मानव विज्ञान यानी कि ह्यूमन साइंस से संबंधित 13,400 से अधिक अंतरराष्ट्रीय जर्नल को यहां पर शोधार्थियों के लिए उपलब्ध कराएगा। बड़ा डेटा है अपने आप में, यानी कि अगर आप हायर एजुकेशन में जाते हैं तो ये जो है आपका जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो योजना है आपके लिए क्या हो जाएगी, बहुत फायदेमंद होगी, आपके रिसर्च के लिए दरअसल बहुत फायदेमंद होगी, ठीक है। कितना बजट इसमें आवंटित हुआ है भैया, तो 3 वर्ष की अवधि के लिए बेसिकली इसमें 6,000 करोड़ रुपए जो है इसमें आवंटित किया गया है। शुरुआत इसकी हुई है सॉरी
25 नवंबर 2024 को इसकी शुरुआत इसकी हो गई थी और अभी हाल ही में क्या हुआ, इसको प्रॉपर्ली इसको शुरू कर दिया गया। ठीक है, चलो अब इस पर प्रश्न बन देगा। प्रश्न क्या बनेगा कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को लॉन्च किया गया है। इस संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करते हुए कौन सा कथन सही है? सही पूछा इसमें से। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2024 में हुई थी, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों को सिंगल सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के तहत शोध पत्रों, जर्नलों और शैक्षिक सामग्री सहित व्यापक डिजिटल ज्ञान संसाधनों तक निर्बाध उपलब्ध जो है कराना है। बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे, यानी कि 1 और 2 स्टेटमेंट सही होगा। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 1 और 2 कहां पर है? सी वाला ऑप्शन है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। यही ना होगा? बिल्कुल सही बात है, यही होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे। अब एक सामने आपकी न्यूज है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे, राष्ट्रीय गंगा एक्शन प्लान के बारे में जानते होंगे। ठीक है, नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में भी जानते होंगे। ये सब एक दूसरे से दरअसल कोरिलेट करती है योजना। अभी क्या हुआ, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन चर्चाओं में है। चर्चाओं में इसलिए क्योंकि सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के चंदौली और मानिकपुर के लिए 272 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। बेसिकली जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है, इसका जो मेन जो होता है वो मेन जो इसका मोटो है वो क्या होता है, बेसिकली जो गंगा आपकी होती है वहां पर बेसिकली क्या है, इस एसटीपी प्लांट लगाया जाए और एसटीपी प्लांट लगा करके बेसिकली जो भी सीवेज वाटर होता है उसको क्या किया जाए, ट्रीट किया जाए। एसटीपी आप लोग शायद जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। बेसिकली क्या होता है एसटीपी प्लांट, क्या एसटीपी प्लांट बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सीवेज, क्या सीवेज, ठीक है, ट्रीटमेंट प्लांट। जो भी इसमें जो भी आपका सीवेज वाटर होता है, क्या सीवेज वाटर जो भी होता है, इस सीवेज वाटर को आपके एसटीपी में डाला जाता है अलग अलग उसमें कंटेनर में, और इसको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी ट्रीटमेंट के द्वारा इसको क्या कहता है, प्यूरिफाई कर दिया जाता है। और फिर एसटीपी को फिर जो है क्या कहते हैं, उसके वाटर को इरिगेशन में यानी कि सिंचाई के उसमें जो है या फिर जो है गंगा में फिर उसको डाला जाता है, ताकि गंगा का जो जल हो क्या हो, वो दूषित ना होने पाए। तो बेसिकली जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है उसका जो मेन मोटो है वो है क्या है, गंगा के जल, गंगा में बेसिकली जो सीवेज होता है जो पहले सीधे डंप कर दिया जाता था, वो गंदा पानी सीवेज का वाटर जो है गंगा में ना जाने पाए, वो उसको ट्रीट कर दिया जाए, यानी कि उसको प्यूरिफाई कर दिया जाए, तब डाला जाए। बहुत सारे शहरों में भैया सीवेज वाटर जो है ड्रिंकिंग वाटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि प्यूरिफाई बहुत हद तक हो जाता है। अगर आपने रिसर्च वाटर पे की होगी, हमारी रिसर्च रही है वाटर पे, मैंने तो देखा है काफी हद तक जो है वाटर प्यूरिफाई हो जाता है, काफी हद तक। जहां पर जल की उपलब्धता नहीं है वहां पर एसटीपी प्लांट्स के द्वारा सीवेज वाटर को ट्रीट करके ड्रिंकिंग वाटर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बड़े बड़े शहरों में ठीक है सीवेज वाटर लोग पीते हैं। ठीक है, खैर चलिए, तो इसमें क्या होगा कि पानी शुद्ध हो जाएगा, फिर उसको गंगा में डाला जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य नदी की स्वच्छता, सतत विकास और पर्यावरणीय तथा सांस्कृतिक महत्व के संरक्षण को बढ़ावा देना है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके अलावा बिहार के बक्सर में भी क्या हुआ है, वहां पर भी नदी संरक्षण की दिशा में 257 करोड़ रुपए की लागत वाली एक महत्वाकांक्षी परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। और इस पहल के तहत 50 मिलियन लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला एक अत्याधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि सीवेज एसटीपी प्लांट और सहायक संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। क्या लिखा है, 50 मिलियन लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला, यानी कि इतना मिलियन जो है वाटर क्या करेगा, ये प्यूरिफाई करेगा, प्रतिदिन करेगा प्यूरिफाई। ठीक है, कभी आप लोग जाइएगा, अभी 2014 से पहले क्या था कि गंगा बहुत पॉल्यूट थी और एसटीपी प्लांट्स की संख्या बहुत थी। अब तो हर जो है जहां जहां पर गंगा वगैरह है, बाकी जहां जहां चीजें हैं वहां पर एसटीपी प्लांट लगाया ही लगाया जा रहा है। एसटीपी प्लांट और एक होता है ईटीपी, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होता है एक, वो ईटीपी लगाया जाता है इंडस्ट्रीज में, जो क्योंकि इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट वाटर होता है वो लोग क्या करते हैं ग्राउंड वाटर में डंप कर देते हैं, यानी कि सीधे पृथ्वी में डाल देते हैं, अंदर धरती में डाल देते हैं। तो क्या होता है, ग्राउंड वाटर क्या होता है, पॉल्यूट हो जाता है। तो ईटीपी प्लांट क्या करता है, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं उसको, यानी कि जो भी इंडस्ट्री का वेस्ट होता है उसको ट्रीट करके जो है क्या कहते हैं फिर से उसको बाहर डाला जाता है। और ईटीपी प्लांट लगाना हर इंडस्ट्री के लिए क्या है, कंपलसरी है। अगर वो नहीं लगाते हैं तो उस पर जो है
कार्यवाही एनजीटी या फिर सीपीसीबी करता है। सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा। सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और एक होता है एसपीसीबी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये सब भैया परीक्षा में पूछा था, बकबक ऐसे नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, नोट कर लो इसको, सोच रहे हो कुछ अलग चीजें बता रहे हैं। सीपीसीबी, सीपीसीबी के बारे में प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है भैया। सीपीसीबी क्या? सीपीसीबी, सीपीसीबी, और हो सकता है कि आपके बहुत सारे मित्र सीपीसीबी में काम करते भी होंगे, हमारे करते हैं, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और एक होता है एसपीसीबी, एसपीसीबी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। केमिस्ट्री वाले और जो बीटेक वाले अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए जॉब बहुत सारी इसमें आती है, गेट एनवायरमेंटल साइंस वाले और बाकी बीटेक वाले, ठीक है, जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग करते हैं, छात्र एमटेक करते हैं, उनके लिए जॉब इसमें आती है, सीपीसीबी में, एसपीसीबी में। नहीं जानते हो तो जान लो, ठीक है, काम आएगा आपके। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के बारे में, इसे अगस्त 2011 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक समिति के रूप में पंजीकृत किया गया था, जिसका गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसके बारे में प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। तो ये प्रदूषण को रोकने के लिए और बाकी गंगा में साफ जल जाए, इसके लिए बेसिकली ये काम करता है, ठीक है। कौन? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अब प्रश्न है इस पर कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करते हुए कौन सा से सही है? तो सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत, मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के चंदौली और मनकापुर के लिए 500 करोड़ रुपए की को मंजूरी प्रदान की है। तो क्या 500 करोड़ था भैया? ये मुझे तो नहीं लगता है, 272 करोड़ था मात्र, यानी कि 500 करोड़ नहीं था। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक। और सही पूछा है आपसे, इसका उद्देश्य नदी की स्वच्छता, सतत विकास और पर्यावरणीय तथा सांस्कृतिक महत्व के संरक्षण को बढ़ावा देना है। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है इसका, यानी कि इसके हिसाब से केवल 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन क्या सही होगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस पुस्तक, कभी ये चर्चाओं में रही है और इस पुस्तक का भी हाल ही में विमोचन किया गया है। बेसिकली तो हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस पुस्तक का विमोचन किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस नाम की यह पुस्तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कहानी पेश करती है। आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि हाल ही में यह पुस्तक जो प्रकाशित हुई है इसका संबंध किससे है? तो आपको जान रखना है कि लद्दाख और जम्मू के बारे में जो है कई सारी स्टोरीज इसमें पब्लिश हैं, ठीक है। विमोचन इसका 2 जनवरी 2025 को हुआ। किताब का शीर्षक क्या है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कहानी को एक ऐसे नजरिए के रूप में दस्तावेजों के तौर पर पेश करना है जो विषय विशेषज्ञों और कम वार्ता वाले दोनों के लिए ही एक खाका प्रस्तुत करती है, ठीक है। 7 खंडों में बेसिकली इसको पब्लिश किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित यह पुस्तक नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया और भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के संयुक्त प्रयासों का बेसिकली क्या है? प्रयास है, ठीक है। यानी कि 2 लोगों ने बेसिकली इस पर मिलकर के इस पर काम जबरदस्त तरीके से किया है। अभी हाल ही में इसका विमोचन भी किया है, अमित शाह भी इसमें जो है शामिल थे, ठीक है। तो प्रश्न अब देखिए कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक का विमोचन किस दिन हुआ? यह हुआ आपका 2 जनवरी, यानी कि 2 जनवरी 2025 के दिन हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट है। अब टॉपिक नंबर 7, लोकपाल दिवस मनाए जाने का फैसला लास्ट ईयर लिया गया था, आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, कि लोकपाल दिवस बेसिकली क्या है? भारत के लोकपाल को 14/3/2024 यानी कि 14 मार्च 2024 को आयोजित अपनी बैठक में राय व्यक्त की थी कि धारा 1/1 क्लास 4 के अंतर्गत 16/1/2024 यानी कि 16 जनवरी 2014 को जारी अधिसूचना के द्वारा भारत के लोकपाल नामक निकाय की स्थापना के फलस्वरूप प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को लोकपाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आप जानते हो कि 2014 में लोकपाल को शामिल के मतलब लोकपाल को बनाया गया था। लोकपाल के लोग को लेकर के आप सभी लोग जानते होंगे वर्ष 2010, 11, 12 के आसपास जो है 12-13 के पास अगर आप लोग जो है थोड़ा सा जानकार रहे होंगे तो उसमें आप लोग जानते होंगे कि दिल्ली में रामलीला मैदान में अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था, ठीक है। और अन्ना हजारे के आंदोलन में बेसिकली काफी ज्यादा चीजें मांग की गई थी, लोकपाल वगैरह था। उसी में आपके जो दिल्ली के अच्छे खासे जो मुख्यमंत्री हैं, कौन? अरविंद केजरीवाल जी, वो भी उसमें शामिल थे। किरण बेदी से लेकर कुमार विश्वास वगैरह बहुत बड़े बड़े हस्ती थे, हम लोग भी गए थे उस आंदोलन में, ठीक है। तो उस आंदोलन में बेसिकली क्या था? लोकपाल को लेकर डिमांड की गई थी। तो उसके बाद
वो सब चीजें अपने सामने आई थी, आप सभी लोग जानते होंगे। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, एक लंबा जो है आंदोलन उसमें चला था बड़ा स्तर पर। अन्ना हजारे को भी आप लोग जानते होंगे, महाराष्ट्र के एक अच्छे खासे, महाराष्ट्र के गांधी के रूप में जाने जाते हैं और बड़े आंदोलनों का जो है उनका सूत्रपात रहा है। कई सारे जन आंदोलन को उन्होंने जो है लीड किया है। अन्ना आज के गांधी के रूप में महाराष्ट्र में बड़े अच्छे तरीके से जाने और पूजे जाते हैं। बहुत ही सामान्य जीवन है अन्ना हजारे का, बहुत अच्छे जो है कार्यकर्ता है अपने आप में मानवाधिकारों को लेकर के, ठीक है। तो बेसिकली 14 में जो है क्या हुआ, लोकपाल आया था, ठीक है। न्यायमूर्ति एम खानविलकर को 10 मार्च 2024 को भारत के लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह भी फैक्ट आपके लिए जो है क्या है, इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लोकपाल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशंस, इसको ध्यान रखिएगा। लोकपाल पर प्रश्न एक ना एक आपके आता रहता है, ठीक है। चलो, मार्च 2024 से वर्तमान में निकाय में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य शामिल हैं इसमें। 27 मार्च 2019 को सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था, ठीक है। यह भी याद रखिएगा, पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। चलिए, लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है भैया, बहुत ही आसान सा प्रश्न है आपके सामने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यायमूर्ति कौन जो है एम खानविलकर, और ये पिनाकी चंद्र घोष पहले जो है इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कंफ्यूजन आपको यहां पर नहीं रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, दूसरा बी वाला ऑप्शन है ना, सही है। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट है टॉपिक नंबर क्या है 8, पर्यावरणीय आपातकाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग अक्सर इसको सुनते रहते होंगे पर्यावरणीय आपातकाल के बारे में। क्या है, हाल ही में पेरू ने पर्यावरणीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है। 90 दिनों का आपातकाल घोषित किया है, क्योंकि वहां पर एक समुद्र में क्या हुआ है, तेल का रिसाव हो गया और अपने आप में कई सारे समुद्र तट जो है क्या हुए हैं, पॉल्यूट हो गए हैं। और तेल का रिसाव बेसिकली आपके पेपर 3 का टॉपिक है जो है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। उत्तरी पेरू में स्थित तलारा रिफाइनरी के टर्मिनल पर प्री शिपमेंट अभ्यास कर रहे एक जहाज के कारण यह तेल रिसाव हो गया है। इसमें करीब 7 समुद्री तट प्रभावित हो गए हैं। इस तेल के रिसाव के द्वारा करीब 10,000 वर्ग मीटर का समुद्री जल जो है क्या हुआ, प्रभावित हुआ है। तेल रिसाव की समस्या बहुत बड़ी है, कई बार जो है यह रिसाव की समस्या होती है और बड़े स्तर पर समुद्री जल जो होता है क्या होता है, प्रभावित होता है, पोल्यूट होता है। 90 दिवस का आपातकाल घोषित कर दिया गया है वहां पर बेसिकली पेरू में, ठीक है। और तेल रिसाव मानवीय गतिविधियों के कारण तरल पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का पर्यावरण में मुक्त होना है, या एक प्रकार का क्या है, प्रदूषण है अपने आप में, ठीक है। तेल प्रदूषण यानी कि जो समुद्री प्रदूषण होता है, एक तरीके से आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, मेंस की परीक्षा में प्रश्न यहां से आता है जरूर से, ठीक है। बाकी यहां पर डिटेल्स में लिखा हुआ, आप चाहे तो इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। जो पीडीएफ हम लोग देते हैं, पीडीएफ शाम को अपडेट होती है या अगले दिन अपडेट हो जाती है, तो उस जो है पीडीएफ को आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके लिए डिकोड एग्जाम का टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये क्या क्या होता है देख लीजिएगा। और पेरू की राजधानी की अगर बात करते हैं तो पेरू की राजधानी क्या है, लीमा है। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के द्वारा 90 दिवस का राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। अभी जस्ट हमने आपको बताया, पेरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 आपका, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अभी हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा लद्दाख की पेंगोंग झील पर जो है क्या किया गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो है प्रतिमा का अनावरण किया गया। लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर इसे स्थापित कर दिया गया है। तो ये चर्चाओं में है। बाकी शिवाजी के बारे में आप लोग जानते होंगे, प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इनका जन्म 16 फरवरी 1930 को हुआ था। 1674 में उनका राज्याभिषेक हुआ और उनके पिता शाहजी राजे भोंसले का शक्तिशाली सामंत राजा एवं क्रूमी कुल में जन्मे थे। उनके माता का निजबाई जाधव राव कुल में उत्पन्न असाधारण प्रतिभाशाली महिला थी, ठीक है। और गौरिल्ला युद्ध के लिए बेसिकली शिवाजी प्रसिद्ध थे। शिवाजी के बारे में आप लोग जानते हो कि महाराष्ट्र में इनकी बहुत बड़ी पूजा होती है और इस जो है अपने आप में काफी ज्यादा जो है अच्छे व्यक्ति थे। तो ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में कहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। लद्दाख, जम्मू, लखनऊ, हरदोई। सिंपल सी बात है, लद्दाख में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से ही प्रश्नों को आपको, यानी कि फैक्चुअल जो प्रश्न होते हैं वो भी आपको याद रखने हैं और जो कूट के फॉर्म में जो प्रश्न होते हैं वो भी आपको बेसिकली क्या करने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। बोर मत होना, पढ़ते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न है। चलो आगे, लास्ट क्वेश्चन। अरुण कुमार भगत अभी चर्चाओं में रहे हैं और अगर हिंदी लिटरेचर के अगर आप अभ्यर्थी रहे होंगे या ऑप्शन अगर आपका कभी रहा होगा या यूपीएससी में होगा तो आप एक जो है सुनते होंगे, शब्द सुनते होंगे आलोचना, ठीक है। और उससे संबंधित एक जो है आपका एक सम्मान होता है, अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना सम्मान, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ला की आलोचना के बारे में आप लोग जानते होंगे, हिंदी लिटरेचर में ये सिलेबस में आपके मेंशन है भैया, ठीक है।
तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि अरुण कुमार भगत को अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना सम्मान से सम्मानित किया गया है। बिहार के रहने वाले हैं। इनकी किताब जो है जिसके लिए सम्मानित किया गया है इनको, इनकी किताबें दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर के अलग अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। ठीक है, यह सम्मान उनकी पुस्तक कौन सी, पुस्तक का नाम याद रखिएगा आप लोग, कौन सी, पत्रकारिता सृजनात्मक लेखन और रचना प्रक्रिया के लिए दिया गया है। यह सम्मान उन्हें मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद और साहित्य अकादमी भोपाल के द्वारा 2000 जो कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए दिया गया है। उन्हें 1 लाख रुपए का सम्मान दिया गया है। उनकी यह पुस्तक कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में क्या है, सम्मिलित है, जिसको बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब प्रश्न आपके सामने आ गया है, तो बताओ कि हाल ही में किसे अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना सम्मान से सम्मानित किया गया है? कुमार विश्वास, अनुपम खेर, अरुण कुमार भगत, या फिर इनमें से कोई नहीं? सिंपल सी बात है, जो है कौन, अरुण कुमार भगत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपके लिए, उत्तर हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, आगे बढ़े। अब आपके लिए अभ्यास प्रश्न है एक जिसका उत्तर आपको देना है। बताओ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? बहुत सा सिंपल सा उत्तर है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग देंगे। ठीक है, हो सकता है कि यही प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए, इसलिए उत्तर इसका जरूर दीजिएगा। और अब आपके सामने क्या है, एक प्रश्न है, बताओ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कार्यों को बताइए। पॉइंट के फॉर्म में इनके कार्यों को लिखने का प्रयास करिएगा, लिख लीजिएगा तो ठीक है, नहीं लिख पाएगा तो मुझे बताइएगा, आगे हम लोग प्रयास करेंगे। और कल से हम लोग क्या करेंगे, जो आज हमने पढ़ाया है ना, इसी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग कल रिवीजन भी करेंगे, जैसा कि हम लोग 1 जनवरी से पहले करते थे। ठीक है, तो वो हम लोग कल रिवीजन भी करेंगे, तो ताकि आपका सारा करंट अफेयर्स क्या रहे, रिवीजन होता रहे। ये हो गया आज की हमारी महत्वपूर्ण क्लास। बाकी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025 डिकोड एग्जाम पर लॉन्च हो चुका है, आप चाहें तो उसे जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर बहुत सारी चीजें आपको दी जाएंगी, आपके रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हो गए, आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग भी क्लासेस मिलेंगी, आपको प्री किट टेस्ट सीरीज, मेंस किट टेस्ट सीरीज, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपका, डेली क्विज आपका, पर्सनल मेंटरशिप आपका, टीचर से बात करने का मौका आपको, प्रिंटेड आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स मिलेंगे। बहुत सारी चीजें आपको पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025 में दी जाएंगी। यानी कि अगर आपका लक्ष्य पीसीएस 2025-26 जो भी है, अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है नंबर दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप चाहें तो वहां से जुड़ करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो यहां पर भी ये जो नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो मेरे नंबर पर, जो कि टेलीग्राम पर दिया गया है, कल परसों भी हमने इसको मेंशन किया था, आप वहां से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गई आज की हमारी क्या है महत्वपूर्ण क्लास। मिलेंगे कल हम लोग एक नई क्लास के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, ठंड का मजा लीजिए और किताबों से दोस्ती कीजिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।